तो बीएफए सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर मेथड मटेरियल का जो मेटल कास्टिंग पार्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेटल है ये वन ऑफ द क्लासिकल मीडियम ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, स्कल्पचर के 3 क्लासिकल मीडियम है, मेटल, वुड और स्टोन। ठीक है, तो मेटल क्या है ना, वन ऑफ द क्लासिकल मीडियम, और इसको एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप हड़प्पा के मोहनजोदड़ो की नर्तकी है, या फिर आप इजिप्शियन आर्ट में जाएंगे, एंशिएंट टाइम से ब्रॉन्ज कास्टिंग मतलब एवर लास्टिंग। ब्रॉन्ज में आपने कुछ बना दिया मतलब वो फॉर एवर हो गया, क्योंकि ब्रॉन्ज एक ऐसा मिश्रण धातुओं का जिसको जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली नर्तकी की मूर्ति आज भी वैसी की वैसी है, जैसी जिस समय वैसी बनाई गई थी। तो इसका मतलब है कि बहुत ही इसकी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हम मेटल कास्टिंग के मेटल में स्कल्पचर बनाने की मुख्य रूप से 2 पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 होता है इसका मेटल कास्टिंग। इसकी 2 पद्धतियां आपका सैंड कास्टिंग और दूसरा है लॉस्ट वैक्स। ठीक है, सैंड कास्टिंग ये इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, जितने भी मेटल के बड़े बड़े मशीनरी पार्ट बनते हैं, पहिया बनता है, गिलारी बनती है, या कुछ भी चीज जो मेटल में बनती है, वो सैंड कास्टिंग के थ्रू बनती है। सैंड कास्टिंग का सिंपल सा प्रोसेस है कि आप लोग बारिश के पानी में जो बालू जमा हो जाती है, बालू होती है जो घरों को बनाने के लिए बालू यूज करते हैं, जब बारिश में भीग जाती है, आप उसमें चले हैं कभी, तो उसमें आपके पैरों के इंप्रेशन रह जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसी विधि से जब हम क्या है ना कि जो फाइन सैंड होती है हमारी, ठीक है, फाइन बालू होती है, या फिर जो बोरिंग से जो बालू निकलती है बहुत फाइन मनी होती है, उसको छान लेते हैं, उसमें मोवी ऑयल और मिलाते हैं रोजिन, जो चिपचिपा करता है उसको। ठीक है, मोवी ऑयल, रोजिन, सीरा भी मिलाते हैं, सीरा भी मिलता है, और ये मिलाने के बाद वो हल्का चिपचिपा हो जाए, उसमें जो भी इंप्रेशन बना है वो बना के बना रह जाता है। ठीक है, आगरा ऑलरेडी मेटल कास्टिंग का सेंटर गढ़ है, रामबाग जो फाउंड्री नगर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर मेटल कास्टिंग के जो बहुत ही बड़ी मात्रा में मेटल कास्टिंग होता है, सैंड कास्टिंग। ठीक है, मशीनरी पार्ट्स, मशीन के इंजन, मशीन के जो मशीन के जितने भी पिस्टन्स वगैरह हैं वो सारे सैंड कास्टिंग से बनते हैं। ठीक है, कैंची से लेके, कैंची है आपका, जो भी नॉर्मल चीजें हम यूज करते हैं सैंड कास्टिंग से बनते हैं। ठीक है, हाँ, तो सैंड कास्टिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको 2 पार्ट में उसको प्रेस किया, 2 पार्टों में दबाया जाता है, दबाने के बाद उसको निकाल दिया जाता है, उसके जो इंप्रेशन रह जाते हैं उसमें फिर होल करके उसमें मेटल डाल देते पिघला के। ठीक है, ओके, तो ये सैंड कास्टिंग का बेसिक प्रोसेस है। ठीक है, अब सैंड कास्टिंग मूर्ति बनाना, उसके लिए फिर जैसे अलीगढ़ हमारा क्या है ना कि वो एक सेंटर है सैंड कास्टिंग, वहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ मुरादाबाद ये हमारे सेंटर है, जहाँ पर ब्रास की मूर्तियाँ बड़ी भारी मात्रा में बनती हैं और बड़े साइजेस बनती हैं। और भारतीय स्कल्पचर के इतिहास में भी देखेंगे तो सैंड कास्ट वहाँ पर मेटल कास्टिंग का तो बहुत अच्छा मेरे ख्याल से ना 5th 4th सेंचुरी में बड़े बड़े लाइफ साइज से बड़े स्कल्पचर बनाए गए हैं मेटल से। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ सैंड कास्ट फोकस का, सैंड कास्टिंग का तो बेसिक प्रोसेस आपका रहा, जैसे कि आपका ये एक मोल्ड है। ओके, फाइन, तो ये आपका एल्यूमिनियम का बॉडी होता है, इसमें खांचे होते हैं, ऐसे खांचे होंगे। ठीक है, ओके, और सेम जैसे इसमें ये खांचे हैं, सेम इसके नीचे एक और इसका पार्ट होता है। ओके, तो इसमें भी ऐसे खांचे होते हैं। ठीक है, अब इनमें सैंड भर दी जाती है। ठीक है, ये आपस में
फिक्स हो जाते हैं इसमें। जैसे कोई भी आपका इमेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो मान लीजिए ये आपका सेंड हो गया, ठीक है। इसके बीच में ये जो इमेज है आपका, इसका आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर रह गया, ठीक है। बीच में हमने किया कि इसमें एक फूल बनाया, इसमें होल किया, होल करके यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। इसमें क्या करते हैं, मेटल को पिघला के इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो सैंड कास्टिंग की कुछ खासियतें, खासियत ये है कि मोल्ड मेकिंग इज वेरी इजी। फटाफट मोल्ड बनाओ, कास्टिंग करो, मोल्ड बिगाड़ो, दूसरा मोल्ड बनाओ, ठीक है। दूसरी जो कमियां इसकी ये है कि सैंड कास्टिंग में हम क्या है ना कि होलो कास्टिंग नहीं कर सकते। होलो कास्टिंग करने के लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या है कि हमें कोई भी स्टैचू को पीसेस में करना पड़ता है, ठीक है, पीसेस में। तो जैसे हम कोई हेड ही अगर बनाए सैंड कास्टिंग से, तो इतने पीसेस करने पड़ेंगे उसके हमें कि उसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डिटेल्स की प्रॉब्लम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो डिटेल्स की प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, दूसरा है कि होलो कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। मोल्ड और खासियत क्या है, मोल्ड मेकिंग इज वेरी इजी, ठीक है। सो सैंड कास्टिंग का ये लगभग आपको क्लियर होता है। आप क्ले में या प्लास्टर में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए जो 2 पीस मोल्ड में आराम से निकल जाए, ठीक है, और उसको आगरा में सैंड कास्ट उसके पास ले जाइए, तो फटाफट आपको मेटल में, आपको एल्यूमिनियम, आपको ब्रास में, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में आपको काट कर देगा फटाफट, ठीक है। लेकिन अगर होलो में जाएंगे तो होलो में क्या होगा कि आपको जैसे कोई भी फॉर्म को क्या है ना कि होलो पहले कास्ट करना पड़ेगा फाइबर में, और फाइबर के पहले पीसेस करने पड़ेंगे, और पीसेस को अलग से कास्टिंग कराना पड़ेगा, और बाद में उन पीस को वेल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं हद तक होलो कास्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। अलीगढ़ में भी वो सैंड कास्टिंग में भी कुछ ऐसी मेथड अपनाते हैं कि वो मल्टीपल पीसेस में हो जाता है। वो क्या है ना कि सैंड कास्टिंग में भी कुछ क्ले यूज करते हैं, जिससे क्या है ना कि अंडर कट्स के लिए वो अलग से पीसेस बना लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी वो क्या है ना कि जैसे कोई मूर्ति है तो उसके 2 पार्ट में वो होलो कास्टिंग के बाद में वेल्ड करते हैं। तो होलो में भी वो डिटेलिंग के लिए मिट्टी के अलग अलग पार्ट, जो पीस मोल्ड जिन्होंने किया उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने पीस मोल्ड किया है उनको समझ, वो पीसेस क्ले से वो ही क्या है ना बेसिकली वो सैंड में ही कुछ पीली मिट्टी मिला के उसको थोड़ा ज़्यादा क्ले जैसा बना लेते हैं, तो वो जगह जगह अंडर कट्स में लगा देते हैं, जिससे क्या है ना कि सैंड कास्टिंग में डिटेल कास्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप कभी अलीगढ़ और मुरादाबाद कभी जाइए तो आपको सैंड कास्टिंग में भी ये भी जो उसका विराट रूप है, मूर्ति कला में कैसे इस्तेमाल होता है उसका आपको पता चलेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ मुरादाबाद फेमस, पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है। और ये जगह भाग्यवश हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, हमारे आसपास ही है। आगरा में मूर्तियां नहीं बनती हैं, लेकिन जो मशीनरी पार्ट्स बनते हैं बड़ी तादाद में बनते। आपका जो रामबाग फाउंड्री नगर फेमस है उसके लिए, आप जाके देख सकते हो वहाँ पर भारी तादाद में। और क्या ना पुराने स्क्रैप को गलाया जाता है। वो क्या करते हैं ना कि सैंड में ही सरिया के मोल्ड बना के, और उसमें जो पुराने तार हैं, पुराने बर्तन को गला के उसमें डाल के रॉड बनाते हैं। रॉड फिर क्या है ना, फिर आगे जो इनके ज्वेलरीज बनते हैं, आगे यूज के लिए प्लेट बनती हैं, ठीक है, आगे यूज हो जाता है। तो सैंड कास्टिंग बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और ये स्कल्पचर में यूज की जाती है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं लॉस्ट वैक्स। तो जैसा कि हम कह सकते हैं लॉस्ट वैक्स, ये क्या है ना कि वैक्स को पिघला के उसे जला के उड़ा देना, लॉस्ट वैक्स से हमें समझ में आता है, ठीक है। तो लॉस्ट वैक्स में क्या होता है कि हम कोई भी फिगर जो बनाना होता है उससे पहले हम वैक्स में बनाते हैं। वैक्स में बनाने के बाद क्या होता है, उसे हम मोल्ड करते हैं, और मोल्ड करने के बाद क्या करते हैं, उस मोल्ड को सुखाने के बाद गर्म करते हैं। तो जो वैक्स में जो बनाया वो पिघल के उड़ जाता है, जल जाता है, उड़ जाता है, तो उसमें कैविटी रह जाती है। तो कैविटी में क्या करते हैं, हम मेटल को पिघला के उसमें डाल देते हैं, तो उसके बाद में मोल्ड को तोड़ देते हैं, तो जो हमने वैक्स से बनाया वो मेटल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसकी कमियां क्या, कमी ये है कि ये इसमें मोल्ड बनाना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉस्टली। खासियत ये है कि आप इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स, अंडरकट्स आप ले सकते हो। लॉस्ट वैक्स की जो खासियत ये है कि आप इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स और
इसमें अंडरकट्स जितने भी होते हैं, डिटेल अंडरकट्स, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और कमी इसमें ये है कि मोल्ड इज यूज्ड ओनली फॉर वन टाइम। वो तो सेंड में भी ऐसा होता है, लेकिन मोल्ड बनाना ईजी होता है, ठीक है। यहाँ पर मोल्ड बनाना डिफिकल्ट, लेकिन मोल्ड इज यूज्ड ओनली फॉर वन टाइम। और बड़ी हम कोई मूर्ति बनाते हैं जिसमें बहुत डिटेल्स है, तो उसके पीसेस में मोल्ड बनते हैं, ठीक है। हाँ, और लॉस्ट वैक्स एक आइडियल मीडियम है, ठीक है। तो लॉस्ट वैक्स के 3 टाइप हैं आपके, हम भी डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 तो इटालियन हो गया, ठीक है, लिटरल लॉस्ट वैक्स, इटालियन प्रोसेस। नंबर 2 आपका सिर प्राउड, सॉरी ये आपका PROUD सिर प्राउड है। दूसरा डोगरा, ठीक है। सो इटालियन ये क्लासिकल आपका लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, जो इटली में इस्तेमाल होते आए। इटली एक तरह का आर्ट एंड कल्चर का सेंटर रहा है इतिहास में। आपका ग्रीक से लेके, ग्रीक सभ्यता से लेके, रेनेसांस से लेके, बारोक से लेके, यानी पिछले 2000 वर्ष से ग्रीक क्या है ना, दुनिया के कला संस्कृति का एक सेंटर रहा है। तो इटली में जो लॉस्ट वैक्स की टेक्निक जो डेवलप हुई थी, ठीक है, उसे इटालियन कहा गया था, ठीक है, ओके। और सिर प्राउड क्योंकि भारत भी बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, मेरे ख्याल से हम 2000 साल से, तो हमारा जो भी इतिहास है वो 2,500 साल से पहले का नहीं है। 2,500 पहले से यहाँ पर सभ्यता है, तो 2,500 पहले से यहाँ पर क्या है ना कि मेटल कास्टिंग की होती आई है, ठीक है। और इसका जो अच्छा उदाहरण है हमारा नर्तकी जो मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो सिर प्राउड बेसिकली ये इंडियन लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और ग्रॉग जो इटालियन वो यूज़ नहीं करते। यहाँ पर पीली मिट्टी, धान का भूसा, ये सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। और रॉ मेटल को मोल्ड के साथ ही बंद किया जाता है। वो जब उसे हीट किया जाता है, अपने आप मेटल पिघल के वैक्स उड़ जाती है, वैक्स जल जाती है, अपने मेटल पिघल के भर जाती है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सिर प्राउड प्रोसेस है, ठीक है। चोला ब्रॉन्जेस, चोला के जितने ब्रॉन्जेस हैं वो सिर प्राउड प्रोसेस के द्वारा बनाए गए हैं। और चोल काल में क्या है ना, अष्ट धातु, पंच धातु ब्रॉन्जेस के डिफरेंट प्रोपोर्शंस रहे हैं, क्योंकि देवी देवताओं की मूर्तियां ज़्यादा बनी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसी का ही एक प्रेजेंट रूप है जो डोगरा। ये आपका बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, पहले वो बिहार में ही था, अलग हो गया, तो बस्तर जिले में क्या है ना, ये डोगरा कास्टिंग होती है। तो डोगरा कास्टिंग की आपको ताज महोत्सव में किसी भी क्राफ्ट मेले में जाओगे, डोगरा कास्टिंग की आपको ये क्या है ना, जो लाख होती है और मधुमक्खी का जो मोम होता है, उसको महीन उसके तार बुन के और कोर बना के उस पर वो लपेट के, ठीक है, काम करते हैं। और डोगरा कास्टिंग आज भी बहुत प्रचलित है। डोगरा कास्टिंग में हमारी एक फेमस मूर्तिकार है मीरा मुखर्जी, उन्होंने डोगरा कास्टिंग से काम किया है, ठीक है। सो डोगरा कास्टिंग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या है ना कि जो फाउंडेशन, जो बेसिकली अभी हम आपको जो सिखाते हैं वो इटालियन लॉस्ट वैक्स सिखाते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपका होता है मॉडलिंग, ठीक है। दूसरा होता है चैनलिंग, तीसरा होता है मोल्डिंग, ग्रीन है, मोल्डिंग, ठीक है। सो चौथा होता हाथ होता है आपका डीवैक्सिंग, और पांचवा होता है पोरिंग, छठा होता है फिनिशिंग, ठीक है।
और सातवां आपका होता है पतीना। पतीना को फिनिशिंग बोल सकते हैं, पतीना को अलग से मैंने ले लिया यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स है इटालियन लॉस्ट वर्क प्रोसेस के, क्लासिकल इटालियन। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडलिंग हम वैक्स से करते हैं, बीज वैक्स ट्रेडिशनली हम जानते हैं। बीज वैक्स हमारा होता है इसमें बीज वैक्स, जैसा कि नाम से ही साबित है कि बीज मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया हुआ वैक्स। ठीक है, ये क्ले जैसा होता है, इसमें आराम से हम कोई भी स्कल्पचर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा माइक्रोवैक्स भी मार्केट में है। ठीक है, और पैराफिन कैंडल वैक्स, पैराफिन से क्या बहुत हार्ड होता है, कैंडल वैक्स होता है, तो माइक्रोवैक्स अगर ज्यादा सॉफ्ट है तो उसमें पैराफिन थोड़ा मिला के हम क्या है ना, एक मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी का मौसम है थोड़ा सा उसमें पैराफिन मिलाएंगे ताकि हार्ड हो जाए वो ना, सर्दी का मौसम है तो उसमें पैराफिन नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो मौसम के अकॉर्डिंगली हम उसमें पैराफिन इसमें 2 चीज मिलाते हैं, पैराफिन और रोजिन। ठीक है, पैराफिन क्या करता है, वो हार्डन करता है माइक्रोवैक्स को, रोजिन क्या करता है उसमें चिपचिपाहट लाता है। ठीक है, और एक और चीज है मोबी ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मोबी ऑयल, ठीक है, तो पैराफिन, रोजिन और मोबी ऑयल के मिक्स करने से क्या है ना, हम जरूरत के अनुसार कंसिस्टेंसी का हम वैक्स बना लेते हैं। ठीक है, बीज वैक्स अगर हमारे पास बीज वैक्स अकेला काफी है, लेकिन बीज वैक्स कभी भी हार्ड होता है तो उसको भी थोड़ा सा हम सॉफ्ट करने के लिए तो मोबी ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, अगर बीज वैक्स ज्यादा सॉफ्ट है, माइक्रोवैक्स सॉफ्ट है, बीज वैक्स माइक्रो दोनों ये मीडियम मॉडलिंग में काम आते हैं, लेकिन अगर ये सॉफ्ट हार्ड ज्यादा है तो इनको कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए हम क्या है ना, पैराफिन हार्ड करता है, रोजिन चिपचिप बढ़ाता है, मोबी ऑयल उसको थोड़ा सा लूज करता है। ठीक है, ये मिला के हम क्या है ना एक आइडियल वैक्स बना लेते हैं जिससे हम मॉडलिंग कर सकें। तो हम अब मॉडलिंग में क्या है ना कि हमें आर्मेचर बनाना पड़ता है, अगर फ्री स्टैंडिंग हमारा कुछ है तो हमें आर्मेचर बनाना पड़ता है। ठीक है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारा स्कल्पचर है, इसको हम मिटा दें। ठीक है, ओके, तो इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फ्री स्टैंडिंग हमारा स्कल्पचर है, ठीक है, ऐसे कोई इसका मतलब कोई भी ऐसे फिगर ले लिया फिगर। ठीक है, तो हम क्या है ना एक ऐसे तार का ऐसे आर्मेचर इसका बना देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम वैक्स चढ़ाएंगे। ठीक है, यूं करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ओके फाइन। तो आर्मेचर हम लोहे का बना सकते हैं, ब्रास ले सकते हैं, ब्रास का आर्मेचर पर वैक्स चढ़ाएंगे, वो तो वैक्स से जल तोड़ जाएगा, ब्रास पे फिर से मेटल आ जाएगा, लोहे पा जाए, लोहे का हम ले सकते हैं तार। तो ये फ्री स्टैंडिंग में हम आर्मेचर लेते हैं। ठीक है, मॉडलिंग के लिए। और दूसरा है कि यदि हम जैसे हॉलो कास्टिंग करते हैं तो हम क्ले में करते हैं, उसका मोल्ड लेके, और मोल्ड लेने के बाद पीस उसके डिफरेंट पीसेस पे हम वैक्स अप्लाई करते हैं ब्रश से। ठीक है, तो वो जब 5 इंची मोटा हो जाता है तो उसको निकाल के उसका मोल्ड करते हैं। ठीक है, फाइन। सो दिस इज मॉडलिंग हो गया। मॉडलिंग करने के बाद क्या करते हैं, चैनलिंग। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इसमें मेटल डालेंगे। ठीक है, सपोज ये मॉडलिंग हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मेटल डालें तो हम क्या करें, यहाँ पे हम एक ये लगाएंगे, यहाँ कप लगा देंगे एक। ठीक है, इसे मेटल डालेंगे। ठीक है, तो ये होगा रनर। ठीक है, और इनको आपस फ्यूज कर देंगे। ठीक है, ये हम वैक्स के पतले कॉइल से करते हैं। ठीक है, इनको फ्यूज कर देंगे। तो क्यों करते हैं, ताकि मेटल जब यहाँ से जाएगा तो जो हवा है ना वो पास हो जाए। ठीक है, और यहाँ से हम एक राइजर निकाल देंगे ऊपर के, इसे कहते हैं। ठीक है, चैनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेटल उसमें कैसे जाएगा और मेटल जाएगा हवा कहाँ से, अगर इसका आपने सही से आकलन नहीं किया तो आपने मॉडलिंग कितनी भी अच्छी की हो, कितने अच्छे से मोल्ड किया हो, आपका पोरिंग में बबल्स पोरिंग आएगा ही नहीं। ये अक्सर प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ में। ठीक है, सो चैनलिंग इज इम्पॉर्टेंट, रनर राइजर का प्रॉपर यूज। ठीक है, इसके बाद मोल्डिंग। हम क्या करते हैं कि मोल्ड करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में
करीब 40% ग्रॉग, फायर ब्रिक का पाउडर होता है ग्रॉग, ग्रॉग अलग से आता है मार्केट में, तो करीब 40% ग्रॉग या 30% मिला सकते हैं, 30-40% ग्रॉग मिलाते हैं प्लास्टर पेरिस में और मिक्स करके फिर उसका मोल्ड बनाते हैं। तो फर्स्ट लेयर तो आपका एकदम से लिक्विड होता है ताकि डिटेप चला जाए, सेकेंड लेयर थोड़ा सा गाढ़ा, थर्ड लेयर और गाढ़ा, ठीक है। या फिर हम इसमें एक काम करते हैं कि हम क्या है ना कि शीट का कोई एक हॉलो शेप, उसमें बीच में फिगर को रख के ऊपर से सीधा पोर कर देती है, ये भी तरीका है, ठीक है। हाँ, तो हम या तो लेयर वाइज मोल्डिंग करें या फिर हम पोर करके करें, ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं। तो मोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। मोल्डिंग हो जाए तो मोल्डिंग में हम क्या करते हैं, मोल्ड में जैसे ये हमारा सपोज मोल्ड हो गया, ठीक है, ओके, ये हमारा अच्छा, हमारे जो फिगर के बाहर जो हमारा पीओपी होता है मोल्ड का, उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। जो लोग ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, बारीक ज्वेलरी बनाते लॉस्ट वैक्स से, तो उसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट। और यदि हमारा कोई फिगर हॉलो है तो अंदर हमने कोई पोर बनाया, हमने कोई अंदर पीओपी का स्ट्रक्चर दिया, जैसे डोगरा कास्टिंग का पीओपी का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, वो मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर कॉल लगाते हैं ना, तो जो बेस होता है उसको कोर कहते हैं, ठीक है। अंदर हमने कुछ दिया है तो उसे कोर कहते हैं, ठीक है। तो मोल्डिंग में इन्वेस्टमेंट एंड कोर होता है नॉर्मली। अभी यहाँ पर जो मैं इन्वेस्टमेंट केवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोल्डिंग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद डीवैक्सिंग, मोल्ड हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको हम क्या है ना डीवैक्सिंग चैम्बर में लेकर रख देते हैं, इनको पहले सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद डीवैक्सिंग चैम्बर में इकट्ठे मोल्ड रखते हैं और धीमे धीमे इसको फायरिंग गर्म करते हैं। शुरुआत में इसकी फायरिंग धीमे धीमे करते हैं ताकि मोल्ड में अगर कोई मॉइस्चर है तो वो निकल जाए, ठीक है, फाइन। फिर फायरिंग थोड़ा तेज करते हैं और लास्ट में और तेज कर देते हैं। 4-5 घंटे का, 5-6 घंटे का फायरिंग होता है, जिससे क्या है ना कि सारा वैक्स है वो जल के उड़ जाता है, ठीक है। और करीब 24 घंटे बाद, लगभग 24 घंटे बाद जब भट्टी ठंडी हो जाती है तो हम भट्टी खोलते हैं और तुरंत ही रनर और राइजर में हम क्या तुरंत ही कॉटन लगा देते ताकि उसमें कोई गंदगी न जाने पाए, क्योंकि अगर इन खाली जगह पे अगर कोई गंदगी चली गई तो वो आपकी कास्टिंग खराब हो जाएगी। तो देखिए तुरंत ही हम कॉटन लगा देते हैं, फाइन। अब आता है पोरिंग, ठीक है। सो एक बार मैं मोल्डिंग की एक और प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो ये तो सिंपल आपका मोल्डिंग हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोर वाला, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई फेस बना रहे हैं, जैसे कोई फेस है, ओके। हमने क्या किया कि इसको पतली सी लेयर में, वैक्स लेयर में फाइन बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्लास्टर भरा जाएगा पीओपी, इसको कहेंगे हम पोर, फाइन। और इसके जो बाहर जो प्लास्टर पीओपी भरा जाएगा, फाइन, जैसे रनर आ जाता है, यहां रनर लग गया, ये इसका कैप हो गया, ठीक है। ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फाइन। सो और यहां से राजा से निकाल दिया हमने, ठीक है। सो और इनमें क्या करते हैं, कील लगा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जब ये वैक्स पिघल के उड़ जाएगा तो खाली हो जाएगा तो ये कोर टकरा जाएगा इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो जगह जब कील लगा देते हैं, ठीक है, फाइन। हॉलो कास्टिंग में ऐसा करते हैं, ठीक है, फाइन। तो मोल्डिंग तक क्लियर, डीवैक्सिंग क्लियर। अब पोरिंग आता है, ठीक है।
तो पोरिंग के लिए हम क्या करते हैं, देखो ना, पोरिंग के लिए कई प्रकार की हमारी मेटल कास्टिंग भट्टी होती है आजकल। क्या है, पहले जमाने में कोयले की होती थी, ठीक है। हाँ, फायर ब्रिक का हमें एक डिवैक्सिंग चैम्बर, वो सॉरी पोरिंग मेटल मेल्टिंग चैम्बर बनाना पड़ता है, मेटल कास्टिंग फर्नेस बोलते हैं इसको, ठीक है। फायर ब्रिक का बनता है, ठीक है, ओके। तो वो एक अलग से डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो वो पहले तो कोयले वाला बनता था, उसमें आपने लोहारों को देखा होगा, वो पंखे चलाते हैं ना, तो जमीन में कोयले भर के उसको पंखे से हवा देते हैं और कोयले गर्मी इतनी होती है जिससे पेट्रोल पिघल जाए, ठीक है। तो कोयले वाला चलता था पहले, फिर डीजल वाला आ गया, अभी गैस वाला चल रहा है, ठीक है। गैस से फायर ब्रिक का अभी क्या, फायर ब्रिक की भट्टी बन जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी, जमीन के अंदर भी और जमीन के बाहर भी, ठीक है। और उसको गैस से ऑपरेट करते बहुत इजीली हो जाता है। तो इसमें कोठारी होती है, तो कोठारी हमारा जो ग्रेफाइट का बना हुआ एक बर्तन होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोठारी, ठीक है। कोठारी कोठाली बोलते शायद ना, कोठाली, ठीक है। हाँ, सो ये ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है कि हमारा पेंसिल जिससे बनता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्यों से, क्योंकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हमारा लोहा भी 2600 पिघल जाता है, ठीक है, लोहा 2600 पिघल जाता है। हमारा पीतल है वो पिघल जाता है हमारा 1500 पे, तांबा 1500 पे, एल्यूमिनियम 1100 पे, जस्ता 500 पे, रांगा 400 पे, 300 400 पिघल जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग मेटल के मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ओए, ठीक है। तो ब्रॉन्ज हमारा बेसिकली वो हमारा जो मिक्सचर होता है गन मेटल और तांबा और जस्ता, ठीक है। निकेल, तांबा और जस्ता तीनों का जो मिक्सचर होता है, इसके अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। इसमें ब्रॉन्ज में अष्ट धातु, उसमें थोड़ा गोल्ड, थोड़ा एल्यूमिनियम, थोड़ा रांगा भी डलाता है, अष्ट धातु पंच धातु कई प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। तो वो एक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोजिशंस फॉर ब्रॉन्ज, ठीक है। इसमें हम जस्ता बढ़ा दें तो वही हमारा क्या है ना कि जो पीतल है हमारी थोड़ी वाइटिश हो जाती है, लेकिन वो भंगुर हो जाती है। तांबा बढ़ाने से क्या लोच अच्छा रहता है इसमें, ठीक है। तो नॉर्मली जो क्या ब्रॉन्ज होता है उसमें हमारा तांबे की मात्रा अच्छी रहती है, ठीक है। हाँ, तांबे की मात्रा अच्छी रहती है। सो हम इससे जैसे कोठाली में रॉ मटेरियल डालते हैं, हमारा जितने पुराने टूटे फूटे बर्तन हैं, या फिर हम जैसे हमें ब्रास लाएं तो जस्ता और तांबा को मिला के ब्रास बनता है, जस्ता तांबा से, ठीक है। इसमें 30% जस्ता होता है, 70% तांबा होता है, तो ब्रास बन जाता है। और ब्रॉन्ज के भी ऐसे प्रोपोर्शंस होते हैं, ठीक है। सो कोठाली हम ये पिघलाने के बाद में जैसे ब्रॉन्ज कास्टिंग कर दें तो इस मेटल को अच्छा करने के लिए स्वागा डाला जाता है। स्वागा जैसे गंदगी से निकल जाती है, गंदगी निकाल के, और इसके कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। एक तो इंस्ट्रूमेंट हमारा ये होता है जिससे हमारी ऐसे कोठाली इसमें आ जाती है, ठीक है, ओके। दो लोग यहाँ से पकड़ते, एक यहाँ से पकड़ते हैं, इसे पोरिंग करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा उठाने वाला, ठीक है, तो सिकंजा कहते हैं, जिसमें जैसे ये है, इससे हम क्या है ना भट्टी के अंदर से कोठाली को निकालते हैं, फिर इसमें रख के पोरिंग करते हैं। तो पोरिंग हो जाता है। पोरिंग के बाद में मेटल ठंडा हो जाए तो मोल्ड को हम तोड़ देते हैं। मोल्ड को तोड़ने के बाद में उसे हेक्सो ब्लेड और ग्राइंडर की मदद से रना राजा को काट लेते हैं। काटने के बाद में फिनिशिंग कर लेते हैं। उसके बाद पतीना आता है। तो पतीना बेसिकली मेटल कास्टिंग का सर्फिशियल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हम रंगों के बारे में जानते हैं, रंग बेसिकली के मेटल अलग अलग धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे लोहे का फेरस ऑक्साइड वो लाल रंग का होता है, गेरुआ रंग का होता है। लेड ऑक्साइड लाल रंग होता है, कॉपर ऑक्साइड ग्रीन होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू होता है। पुराने जमाने में सारे अलग यूज होते थे, जैसे जैसे केमिस्ट्री में लोगों को पता चला कि ये सारे मेटल के ही ऑक्साइड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या है ना कि जैसे हमें ग्रीन पतीना करना है तो हम कॉपर की छीलन सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, नाइट्रिक एसिड में डालते हैं, ठीक है। तो उससे
कॉपर सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट बनता है, जिसको हम हमारा जो पीस फिनिश होके आ गया उसको गर्म करके उस पर हम रस अप्लाई करते हैं, फिर धो देते हैं। ठीक है, ओके। हमें ब्लू कलर चाहिए हमारे अपने मेटल कास्टिंग का, तो हम कोबाल्ट की छीलन को सल्फ्यूरिक या फिर नाइट्रिक या एसिड्स के अलग अलग रिएक्शंस होती है, ये भी अलग अलग चैप्टर है पतीना का। ठीक है, डिटेल चैप्टर है ये, कौन से मेटल को कौन से अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है, और आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। ठीक है, 3 प्रकार के अम्ल होते हैं, और तीनों में से किसी एक अम्ल में हम क्या है ना कि फेरस नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, ठीक है, तो जिस तरह का हमें पतने चाहिए वो उस तरह का हम चीज़ें उसमें अम्ल में डाल के और वो हम तैयार करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद उसको हम धो देते हैं, तो वो कलर परमानेंट आ जाता है। ठीक है, अक्सर क्या है ना कि ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का पतीना धातु की मूर्ति में किया जाता है और फेमस होता है। ठीक है, इसके अलावा एक नेचुरल प्रक्रिया भी हम लोग करते हैं, मूर्तियों गाड़ देते हैं जमीन में, तो जमीन भी हमारा बहुत बेहतरीन ऑक्सीडेशन का जो क्या है ना कि माध्यम है। जमीन बहुत जल्दी जंग गलाता है चीज़ों को ना। ठीक है, तो हम जमीन में गाड़ देते हैं, तो जैसे हमने ब्रास की मूर्ति को जमीन में गाड़ दिया कुछ समय के लिए, तो अपने आप ही वो ग्रीन पटीना उसको हो जाएगा। ठीक है, या लोहे की मूर्ति गाड़े तो अपने आप ही वो ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका एक टेंटेटिवली मोटा मोटा मेटल कास्टिंग का चैप्टर पर खत्म होता है। ठीक है, तो हम हर एक टॉपिक पर डिटेल में बात भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए बाय।